एंड एक्शन। ये पता लग गया, वो नहीं करते हैं? चलो इधर भी कर देते हैं कई बार। हाँ ठीक है। बिल्कुल, ये 3 साल मुझे लगता है कि जो मेरे मतलब स्पोर्ट में जितनी सब चीज़ें मैंने तब से टोक्यो तक देखी थी, उसके बाद उससे ज़्यादा देख ली हैं इन 3 सालों में। काफ़ी कुछ, जैसे ऑलमोस्ट ज़्यादातर यही चीज़ सीखी है, क्योंकि सीनियर लेवल पे टोक्यो के बाद ही ऐसे एक अच्छे लेवल पे पोजीशन आनी स्टार्ट हुई। टोक्यो में आए, उसके बाद फर्स्ट टाइम डायमंड लीग में पोजीशन आनी स्टार्ट हुई और डायमंड लीग ट्रॉफी जीती। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 2 मेडल, सिल्वर और गोल्ड। एशियन गेम्स का जो एक टाइटल है वो भी दोहराया। तो काफ़ी ये 3 साल काफ़ी लाइफ चेंजिंग रहे मेरे लिए। और भी बाकी लोगों से मिलना, किस तरीके से बात करनी है, मीडिया में थोड़ा अभी ओपन हो गए हैं कि कैसे कॉन्फिडेंस आया थोड़ा, क्योंकि पहले बिल्कुल ही नहीं था। पहले डर लगता था कि ऐसे इंटरव्यू देना पड़ेगा यार, तो मैं भागता था कि कैसे कैंसिल हो सकता है, वो सोचता था, क्योंकि उतना कॉन्फिडेंस नहीं था और इतना कंफर्टेबल नहीं था कैमरा के आगे। अब तो शूट वगैरह भी करने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा वो ओपन हुए हैं इस टाइम में। हाँ, वो तो टोक्यो से आने के बाद ही था। पता नहीं, मतलब पर्सनली मुझे थोड़ा सा मतलब अजीब लगा शायद से मेरे उसके साथ जो मैं, पर उनका मकसद ही वही था कि वो थोड़ा अलग दिखाना है। शायद उनका वही होता है कि जैसे आप हो उससे थोड़ा सा वो अलग दिखाना चाहते हैं लोगों को कैसे हैं। पर्सनली मेरे लिए थोड़ा वो हार्ड था, क्योंकि मेरे से वो चीज़ होने में दिक्कत हो रही थी कि यार ये क्या करवा रहे हो, पर लोगों को काफ़ी अच्छा लगा, तो अच्छा है। कई बार वो बोलते हैं ना कि अपने लिए चीज़ अच्छी ना हो, लोगों को अच्छी लगे, वो भी ठीक होता है, पर अच्छा था। सबसे पहले तो जी मेरे दिमाग में एक ही बात आती है, जब लोग मिलने आते हैं या कभी भी कोई मिलता है, तो मैं अपना पुराना टाइम याद करता हूँ, जब मैं कभी ऐसे शुरुआत में था या हम किसी ऐसे इंसान को देखते थे कि यार इससे मिलना है, इनके साथ फ़ोटो क्लिक करवानी है या मिलना ही है बस, क्योंकि फ़ोटो का इतना नहीं होता उस टाइम पे, फ़ोन भी इतने थे नहीं। मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ 2012-13 की, उस टाइम पे सिर्फ कोई इंसान का पता है। जैसे एक बार मिल्खा सिंह जी आए थे, पंचकुला में थे हम, तो बस उनको एक बार ऐसे मिलने के लिए, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है कि आपने ऐसे इंसान के बारे में सुना हो कि जिन्होंने कुछ किया है अपनी कंट्री के लिए, या आपने उनके बारे में सुना है, उनसे मिलना ही बहुत अच्छा लगता है। और अगर बाई चांस ऐसा ना हो पाए कि कोई इंसान ऐसे बोल दे कि नहीं फ़ोटो क्लिक नहीं करवानी है फॉर एग्जांपल, या फिर ऐसे बोल दे कि नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं मिलना है, तो थोड़ा सा अजीब लगता है। तो वो अपनी स्टोरी से ऐसा लगता है कि अगर ऐसा मौका मिल पाए कि उस इंसान को हम मिलना चाहते हैं, अच्छा लगता है मिलके, तो अगर किसी और के लिए ऐसा कर सके कि कोई मिलना चाहता है और हम अच्छे से उनसे मिल पाए, तो अच्छा लगता है, बहुत दिल से बहुत अच्छा लगता है। तो अपनी स्टोरी से ही वो चीज़ मैंने जो है सीखी कि हमेशा ही अच्छा लगता है, दूसरों को भी ऐसे ही लगता होगा। और मेरे पास जितना भी टाइम होता है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे से मिलूँ, और बाकी का अटेंशन या मीडिया ये चीज़ तो मुझे लगता है कि आप जैसे चल रहे हो वैसे चलते रहो। इतना तब इंडिया में उतना जब भी ज़्यादा फ़र्क होता है। मेरा ज़्यादातर ट्रेनिंग में बाहर ही करता हूँ, मतलब पाने को तो अटेंशन पा भी सकता हूँ यहाँ पे रह के, पर मुझे लगता है कि अभी प्रायोरिटी ट्रेनिंग है और गेम है, तो अपने स्पोर्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखा है। और अगर गेम अच्छे लेवल पे करना है तो मतलब एक एक दिन की ट्रेनिंग भी काफ़ी मायने रख जाती है कई बार, तो मैं अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखता हूँ। और दूसरा जो सबसे मेन जो मुझे जो चीज़ लगती है वो है आपके साथ अच्छी टीम का होना। तो मतलब JSW स्पोर्ट में मेरे साथ अच्छी टीम है और वो हर चीज़ अच्छे से हैंडल करते हैं। फैमिली है साथ में, वो भी हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे लोग होना भी बहुत अच्छी बात है मतलब मेरे लिए, कि जो बाकी का जो यहाँ का काम होता है अगर मैं इंडिया में नहीं भी हूँ तो वो अच्छे से हैंडल करते हैं। बिल्कुल उनके लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग था टोक्यो के बाद। और काफ़ी मैंने ऐसे वीडियोस देखी थी कि टोक्यो के बाद कि वो बेडरूम तक दिखा रहे हैं, मतलब इतना पता नहीं था, गांव में रहते थे और सब कुछ सभी को पूरा एक्सेस था, कोई भी अंदर जा सकते हैं, सभी जगह पूरे घर पे ऐसे कैमरा घुमा रहे हैं। पर घर वालों के लिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में मुश्किल था। जैसे मेरी माँ से बात हुई तो वो थोड़ा सा घबराते थे ऐसे कैमरा के सामने जाने से, जैसे सेम प्रॉब्लम मेरे साथ थी स्टार्टिंग में। अभी वो थोड़े बहुत उनको भी पता है कि हाँ बात कर लेते हैं वो, पर करते हैं हरियाणवी में।
जैसा वो बोलते हैं, और मैंने भी वही बोला था कि जैसे आप करते हो वैसे ही करो। तो वो भी बात है। और बाकी रोल तो अदा मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि जैसे अंकल भीम हैं या छोटे अंकल हैं सुरेंद्र अंकल, तो वो थोड़ा बाहर भी घूमे हैं, बाहर गए हैं, तो उनको थोड़ा पता है, और जो भी टीम से बात करनी होती है, ऐसा कुछ करना होता है, तो वही ज़्यादातर वो करते हैं। बाकी तो घर पे सभी हैं, मेरी माँ है या पापा हैं या दादाजी हैं, और बाकी सभी हैं। तो मैं उनको ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब फैमिली को इस सब में इन्वॉल्व ना करूँ, इतना सब कुछ अटेंशन मीडिया में। तो ठीक है, वो बिल्कुल गांव में अच्छे से लाइफ जी रहे हैं, पर मेरी कोशिश रहती है कि जहाँ पे भी, जैसे एक बार आईएएस में गए थे, तो मेरी माँ की पहली फ़्लाइट थी, पापा पता नहीं पहले बैठे थे कि नहीं, लेकिन फर्स्ट फ्लाइट थी उनकी वो। तो ये छोटी छोटी चीज़ बहुत खुश कर देती हैं। खेल रत्न मिला था, तब दादाजी को लेके गया था प्रेसिडेंट हाउस में, राष्ट्रपति भवन में, वहाँ पे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, एक शायद मिडिल क्लास जब एक वो थे, गांव में थे, तो मतलब पहला सपना तो ऐसे होता है कि फ़्लाइट में बैठेंगे, और एक और सपना होता है कि शायद से अपनी फैमिली को एक बार फ्लाइट में ज़रूर बिठाना है, या ये सपना सभी का होता है मेरे हिसाब से, जो बिल्कुल ऐसे गाँव से वो करते हैं। तो वो उस दिन मेरे दिमाग में ऐसी बात आई, और वो जब उस दिन जा रहे थे तो अच्छा लगा, वो चीज़ फाइनली वो हो पाया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो खुश कर देती है वहाँ पे। अच्छा तो लगता है ऐसे, मतलब आपके फेलो एथलीट्स ऐसा बोलते हैं, और मैं स्टार्टिंग से ही मतलब वही बोलता हूँ कि सिर्फ माइंड का ही खेल था, जो कि हमको ऐसा लगता था कि हम compete नहीं कर सकते उन एथलीट्स के बीच में, या जीत नहीं सकते। तो बस वही था, माइंड का ही खेल था सारा। लेकिन ऐसा हो सकता है, और अभी ऐसा हो गया है, क्योंकि ओलंपिक, वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो भी था, मतलब जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी एथलेटिक्स में मेरे लिए, वो ऑलमोस्ट सभी मेडल्स या टाइटल हो गए हैं। तो अभी ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि हम सब कुछ जीत सकते हैं, तो अच्छा लगता है। पर पर्सनली मैं बताऊँगा कि एथलीट्स खुद भी बहुत ज़्यादा अवेयर है पहले से, और एक्सपीरियंस भी काफ़ी हो गया है, और उनको पता है कि कैसे compete करना है और किस तरीके से प्रेशर हैंडल करना है। तो पहले से काफ़ी बदलाव आया है, और ये सिर्फ एक दो चीज़ नहीं है, बाकी भी जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं या स्पॉन्सरशिप मिलती है और गवर्नमेंट है, तो ये भी काफ़ी इन्होंने भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है। तो मतलब एक तरह से सभी का साथ है इसमें। बस अभी तो एशियन गेम्स में थे, तो सभी एथलीट्स ऐसे मिल ही रहे थे, और थोड़ी बहुत ऐसे बात हो पा रही थी, बस इतनी तो नहीं, बस ये पूछते थे कब आपका कब है, या मैं पूछ लेता था ये आपका कब है इवेंट या गेम, किस डेट को है और कैसा चल रहा है, बस यही अब वही बातें हुई। बाकी तो काफ़ी एथलीट्स से मिला एशियन गेम्स में, तो बहुत ही अच्छा लगा, मज़ा आया। मतलब गेम्स हमेशा ही अच्छे लगते हैं, सभी जो एथलीट्स होते हैं उनसे काफ़ी टाइम बाद ऐसा मौका मिल पाता है। तो गेम्स होते हैं या फिर कोई अवार्ड शो है या फिर वैसे कुछ हो रहा है इवेंट जहाँ पे सभी को बुलाया गया है, तो वहीं पे मिलना होता है। बाकी तो सब अलग अलग जगह ट्रेनिंग करते हैं। तो बहुत ही मज़ा आया था एशियन गेम्स में। एथलीट्स तो काफ़ी लगते हैं, कुछ का मैं बताना चाहूँगा। मतलब जैसे एथलेटिक्स में बात करें तो श्रीशंकर बहुत अच्छा कर रहा है, जैस्विन भी लॉन्ग जंप में बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि जंप बहुत अच्छा लगाया। बस एक बार वो कॉन्फिडेंस और वो एक्सपीरियंस थोड़ा एक बार मिल जाए। अविनाश ने बहुत अच्छा किया, किशोर जेना ने बहुत बढ़िया किया था एशियन गेम्स में। मतलब ऐसे काफ़ी हैं, एथलेटिक्स में भी काफ़ी हैं। फिर बैडमिंटन में भी सात्विक चिराग बहुत मतलब अच्छा कर रहे हैं, अलक्ष्य सेन हो, पीवी सिंधु भी अच्छे से फिट हो जाए तो वो मतलब वो भी मतलब हम तो ये चाहते हैं कि फिर से पर मेडल ले। और शूटिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसे तो मतलब काफ़ी स्पोर्ट हैं, एक एक का तो नाम नहीं बता पाऊँगा, लेकिन होना तो चाहिए इस बार अच्छा। पेरिस में पहले से अच्छे रिजल्ट्स आने चाहिए। कभी कभी मतलब जैसा कि मैंने बोला था कि वो तो हमेशा रहता ही है याद, तो कि हमारे पास है मतलब मेडल हो गया है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं अगर आपको अगले उस पर पड़ाव पे जाना है तो वो सिर्फ उसके लिए थोड़ा उसको थोड़े टाइम के लिए वो माइंड से निकालना पड़ता है। अगर आपको सच्चे मन से आगे करना है दोबारा से वो, तो कभी कभी देख लेता हूँ, अच्छा लगता है हमेशा देखना, बहुत ही मज़ा आता है। अकेले बैठ के भी मैं वो चीज़
घर पे जाता हूँ तो देख लेता हूँ। बहुत ही कम लोगों को ऐसा, वैसे तो बहुत कम पूछते हैं, पता नहीं सबको शायद यही लगता है कि मेरे साथ ही फ़ोटो लेना होता है पर बहुत ही कम लोग पूछते हैं कि ओलंपिक गोल्ड देखना है, ओलंपिक मेडल देखना है। वो शायद से या तो एथलीट्स को ही होता है वो देखने का। तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है जब कोई एथलीट्स ऐसे पूछता है कि हमको। एक बार घर पे जूनियर जेवलिन थ्रोअर्स का ग्रुप आया था, जो बिल्कुल ऐसे, किसी को 2 साल हुए थे स्टार्ट करे हुए, किसी को 3-4 साल हुए थे, और कुछ उनमें से अच्छा भी कर रहे थे। तो 8-10 जेवलिन थ्रोअर्स आए थे। तो उन्होंने पूछा बड़े उससे कि मेडल कहाँ है, डायमंड लीग की ट्रॉफी कहाँ है। तो वो सब चीज़ें फिर मैंने उनको दिखाई, क्योंकि उनका तो वो ड्रीम है। बाकी सब तो क्या बता, उसका फ़ोटो खींच लें ऐसे करके, उतना ही बहुत है। लेकिन उनको वो चीज़, वो उनके लिए वो एक सपना है कि जो उनको आगे वो जैसे कि मेरा भी एक सपना था कि मुझे ये पूरा करना है। तो वो मुझे अच्छा लगा, और उनके अंदर मैंने देखा वो जुनून और जो वो जोश था मेडल या ट्रॉफी देखने के बाद, कि यार अब एक लड़के के मन से एक ही बात निकली कि अब और ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि वो चीज़ क्लोज से देख के वो और ज़्यादा फील होता है। तो वो बढ़िया लगा। हाँ, वीडियोस तो देख लेता हूँ, हर कंपटीशन की वीडियोस तो देखते हैं कि इसमें क्या था, क्या टेक्निक थी या कैसे था। तो वो तो अच्छी लगती है हमेशा देखना। यही तो लाइफ है हमारी, वही वीडियोस देखते रहते हैं, उसी की मेहनत करते रहते हैं पूरे सालों से, यही चलता रहता है। पुराने वीडियोस देखना, अभी की वीडियोस से कंपेयर करना, कभी भी ऐसे मन में लगे कभी भी वीडियोस दोबारा देख लेना, तो अच्छा लगता है। कुछ ही मोमेंट्स होते हैं हमारे पास बार बार देखने वाले। मतलब डिस्टेंस वाइज बात करें तो बहुत ही ऐसे वो नहीं है, डिस्टेंस तो और भी गए हैं, पर उस डिस्टेंस ने ही अगर गोल्ड मेडल दिलाया है तो वो अच्छा लगता है। पर उस टाइम फिटनेस अच्छी थी और ऐसे फील होता था कि शायद और ज़्यादा थ्रो कर सकता था, पर पता नहीं शायद से या तो ओलंपिक का प्रेशर ही ऐसा होता है, या मतलब उस टाइम हम फील नहीं कर पाते, या बॉडी कैसे काम करती है पता नहीं। मतलब पर फिटनेस तो उस टाइम ऐसी लग रही थी कि और भी अच्छी थ्रो कर सकता था। पर कुछ तो रीज़न होता होगा कि आज तक ओलंपिक्स रिकॉर्ड 90 मीटर का ही है, 90.57 शायद ये ओलंपिक रिकॉर्ड है। तो कुछ तो है, जो एथलीट अपने प्राइम पे भी रहे हैं उन्होंने भी इतनी थ्रो लगाई है। पर मैंने वो नहीं सोचा ना, वो तो मैसेज के लिए किया। पर मैंने सच में मैंने ऐसे कोई कैलेंडर नहीं बना रखा कि इतने दिन बचे हुए हैं। मतलब हाँ, मतलब शायद से बहुत जब क्लोज चले जाते हैं तब एक एक दिन उस तरीके से वो करना, लेकिन वही है मतलब जो प्रोसेस चलता है ऐसे, तो वही उसी पे मतलब मज़ा आता है वो जीने में। नहीं, एक्साइटेड तो अभी भी बहुत होता हूँ, और इस बार शायद से और ज़्यादा मेरे माइंड में वो चीज़ है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैं आया हूँ इंडिया, तो पहले मैं आता था तो थोड़ा सा मैं इतना सीरियस नहीं होता था काफ़ी चीज़ों में। क्या पता कभी कभी डाइट में थोड़ा चीट कर लिया, आज यार ये खाने का मन, आज ये खा लेता हूँ। कभी कभी मीठा भी ट्राई कर लेता था बीच में, या ज़्यादा अच्छा लगा तो थोड़ा ज़्यादा खा लेता था। ट्रेनिंग में कभी कभी सोचता था कि यार ट्रेनिंग आज रहने देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा थका हुआ हूँ, ये चीज़ें, क्योंकि पूरा दिन इधर से उधर ट्रैवल होता है। इस बार अंदर ही कुछ चीज़ है, मैंने कोई स्पेशल ऐसे सोचा नहीं है, प्लान नहीं बनाया। इस बार कुछ तो है अंदर, और वो आपको शायद आपका माइंड हमेशा उसके लिए रेडी रखता है आपको। तो इस बार ओलंपिक्स हैं तो शायद से वही एक रीज़न है कि मैं इस बार इंडिया आया हुआ हूँ। और मैं हमेशा ऐसा भी हुआ है कि मैं रात को लेट आया और मैंने 10:30 बजे जिम की, 12 बजे तक मतलब डिनर किया डिनर तो क्या ही है वो, मतलब बीच काफ़ी लेट हो गया। तो मतलब कि माइंड को पता है, और एक्साइटमेंट ही है वो कहीं ना कहीं कि यार मैं एक्साइटेड हूँ इस बार की दोबारा से ओलंपिक्स में जाना है। तो इस बार मन में तो बहुत कुछ है, बाकी देखते हैं, टाइम ही बताएगा। इनको बस वही है, एक तो वेदर का होता है मेन, तो कि यूरोप में ठंड होती है सभी जगह, इंडिया में नॉर्थ में पटियाला में ठंड होती है। तो कैलिफोर्निया भी गए थे एक बार, यूएसए, चुला विस्टा में एक सेंटर है सैन डिएगो, तो वहाँ पे भी गए थे, पर वो दूर होता है ज़्यादा। तो साउथ अफ्रीका पहले भी गए हैं, और अच्छा सेंटर है जेवलिन के लिए। और बाकी और भी एथलीट्स आते हैं काफ़ी, इंटरनेशनल एथलीट्स। तो कुछ फेमस जगह हैं जो जहाँ पे एथलीट्स जाना पसंद करते हैं। तो वो तो अगर विंटर है यूरोप में और अपने यहाँ पे, तो वो जगह बेस्ट है 2-3 महीने के लिए, जैसे दिसंबर जनवरी फरवरी के लिए, दिसंबर जनवरी फरवरी।
और बाकी अभी का टाइम जैसे थोड़ा सीज़न ओपन करने से पहले टर्की में पहले की हुई है, तो जैसा मतलब पहले चलता आया है वो वही सिंपल वही प्लान रखा है, कुछ ज़्यादा चेंज करने की नहीं सोची। तो ट्रैवल भी कम होता है और फिर अच्छा वेदर है, अच्छी डाइट है और डिस्ट्रैक्शन नहीं है कुछ, मतलब सिर्फ एक ही काम है, ट्रेनिंग करनी है। तो वो और फिर बीच में जब स्टार्ट हो जाएंगे ओलंपिक से 1-2 महीना पहले, फिर ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि यूरोप के अंदर ही रहें ताकि ट्रैवल भी कम रहे और ज़्यादा लंबी फ़्लाइट्स ना हो। हाँ बिल्कुल, पर्सनली मुझे मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा वेदर पसंद नहीं है कंपटीशन में। थोड़ा सा गर्म हो तो चलेगा, लेकिन ठंडा इतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसके जो जेवलिन थ्रोअर्स के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि हम पहले वार्म अप करते हैं कोल्ड रूम में आके, फिर थ्रो स्टार्ट होती हैं। तो जब थ्रो करते हैं उसके बीच का जो वेटिंग होती है वो थोड़ा सा, अगर वेदर काफ़ी ठंडा हो तो दिक्कत आ सकती है। तो मैं थोड़ा सा पर्सनली थोड़ा सा गर्म वेदर हो तो मुझे पसंद है, ताकि वो हम अच्छे से वार्म अप रहें और थोड़ा दोबारा फिर एफर्ट अच्छे से लगा सकें। अगर ठंड है तो फिर ज़्यादा हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, कंटिन्यू कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है, तो उसमें फिर वो एनर्जी वार्म अप में जाती रहती है। टोक्यो के बाद ये ज़्यादा दिक्कतें हुई। ऐसे पहले तो हम वही करते थे कि जेवलिन ऐसे मतलब सीज़न ख़त्म हुआ फिर से अपना ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते थे, मतलब उसी टाइम पे अपना ट्रेनिंग सेंटर में जाके स्टार्ट हो जाती थी। टोक्यो के बाद थोड़ा सा ये हो गया सीज़न ऑफ, जैसे बाहर के एथलीट्स थोड़ा वो करते हैं कि थोड़ा टाइम फैमिली के साथ, थोड़ा टाइम घूमना फिरना। और मेरा थोड़ा सा लंबा ब्रेक हुआ है टोक्यो के बाद भी, उसके ये साल हुए जो टोक्यो के बाद जैसे 4 महीने का हो गया था ऑलमोस्ट, तो ज़्यादा ट्रेनिंग वगैरह हो नहीं पाई। तो फिटनेस तो इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि जेवलिन फेंकी नहीं जाएगी इतना मोटा पेट लेके तो मेरा वेट हो गया था 98 के करीब, तो मतलब बहुत ही काफ़ी अजीब लगता है वो। तो उस जेवलिन फेंकनी है तो फिर दोबारा से वो फिटनेस लेके आनी पड़ती है, वरना काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं इंजरी के। तो पहले इसलिए वो एटलीस्ट 2 महीने तो वो फिटनेस करनी ही पड़ती है, बहुत ज़्यादा रनिंग, जंप्स और थोड़ी कार्डियो, कोर स्ट्रेंथ और थोड़ी जॉइंट्स के लिए। तो ये चीज़ हमेशा 2 महीने फिटनेस करता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे मेडिसिन बॉल्स और फिर जेवलिन पे शिफ्ट होते हैं, वरना पहले तो ऐसे ही करते थे। लेकिन इसके पीछे भी वो है कि थोड़ा सा अगर हम शोल्डर या थ्रोइंग पावर या शोल्डर स्ट्रेंथ बढ़ा पाए तो थोड़ा हैवी मेडिसिन बॉल या हैवी बॉल से थ्रो करना, सिंगल हैंड से भी जैसे जेवलिन फेंकते हैं, तो वो ठीक रहती है क्योंकि वो शोल्डर स्ट्रेंथ के लिए अच्छा है। उस टाइम जब हैवी इम्प्लीमेंट के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो जेवलिन को थोड़ा सा 1-2 महीने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि जेवलिन थोड़ी लाइट होती है, और अगर हम हैवी चीज़ कर रहे हैं फिर लाइट सोचते हैं कि जेवलिन के साथ भी हम मैक्सिमम एफर्ट लगाएं, तो वो थोड़ा सा इंजरी का डर रहता है। तो इसलिए थोड़ा वो ट्रेनिंग जो कि जिस हिसाब से कोच सेट करता है उस हिसाब से उसको फॉलो करते रहते हैं। उस टाइम पे तो सब एक दूसरे को वो करते रहते हैं, जो भी अच्छी थ्रो करता है। और पता नहीं, मतलब मुझे नहीं पता था, जो टोक्यो में मैंने कुछ वीडियोस देखे बाद में, जैसे मैं हंस रहा हूँ ऐसे कर रहा हूँ बीच में कंपटीशन के, तो सही था वो। कहीं ना कहीं ऐसे लगा कि यार बहुत ज़्यादा जिस तरीके से पहला ओलंपिक्स होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हैं ना कि बस ऐसे ही रहना है, कि बिल्कुल ही आंख बंद करके बहुत ज़्यादा, बिल्कुल उस बात की तो वो था ही प्रेशर कि यार कुछ भी कभी भी रिजल्ट चेंज हो सकते हैं, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे एथलीट्स थे। लेकिन जिस तरीके से वो बिलीव था, मैं अच्छे से एंजॉय कर रहा था कंपटीशन को और सीरियस भी था सेम टाइम पे, फोकस्ड भी था, तो वो कहीं ना कहीं सही चीज़ लगी मुझे कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में नहीं जाते, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स भी रख पाते हो। तो अच्छा लगा था मुझे वो मोमेंट। और दूसरों को भी चीयर करना, उसमें बस मेरा वही था कि मुझे अपना बेस्ट एफर्ट देना है, अपनी ट्राई करनी है। बाकी तो जिसको जो थ्रो लगानी है वो करेगा ही, पर मुझे आज अपना बेस्ट देना है, वही माइंड में रहता है। नहीं, एक्चुअली ऐसा कोई व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं है जेवलिन थ्रोअर्स के साथ, पर ऐसे बात होती रहती है जब कहीं ट्रेनिंग सेंटर में मिलते हैं, या फिर वैसे भी कभी सोशल मीडिया पे बात होती रहती है, कैसे चल रहा है, क्या है, कौन सा कंपटीशन खेलने वाले हैं। तो ऐसे मतलब अच्छा है, पर सबसे अच्छी बात है कि सभी की अच्छी दोस्ती है और सभी की आपस में अच्छी बनती है। वो तो पता चलता रहता है कि क्या किसने क्या खेला और कौन कितनी थ्रो लगा रहा है, वो तो मतलब पता रहता ही है। यही तो काम है हमारा, एक दूसरे को यही चीज़ है कि भाई कौन कितना क्या कर रहा है इस साल, कैसी प्रोग्रेस हो रही है किसकी,
हम कहाँ पे हैं, हमको कितनी वो करनी है। तो वो माइंड में वो तो अपने आप ही, सोशल मीडिया का, मोबाइल का ज़माना है, तो ये तो चीज़ आसान है आजकल। बिल्कुल मुझे लग रहा है कि ये साल थोड़ा सा अच्छा रहने वाला है जेवलिन के लिए, क्योंकि पिछले साल कोई भी 90 मीटर की थ्रो नहीं लगी थी पूरे साल में। अभी शुरुआत में ही, अभी तो सीज़न पूरी प्रॉपर तरीके से शुरू भी नहीं हुआ और अभी से 90 मीटर से प्लस थ्रो लग गई है। तो ये साल रहने तो वाला है काफ़ी मतलब बढ़िया। तो मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस साल compete करने के लिए। बिल्कुल जब JSW ज्वाइन किया था उस टाइम पे IAS का काम चल रहा था। जब मैं वर्ल्ड जूनियर खेल के आया तो यहीं पे मुंबई में इसी ऑफिस में उन्होंने प्रोजेक्ट पूरा दिखाया था, 5 सर थे यहाँ पे, कि हमने ऐसे ऐसे IAS का प्लान सोचा है। तो पहले तो मेरे माइंड में आया था कि यार सच में ऐसा इंडिया में ये सोच तो रहे हैं कि ऐसा होगा, अभी मतलब कर लेंगे, पर काफ़ी अच्छा बनाया है IAS। और मैं 2017 में भी वहाँ पे गया था थोड़ी सी, जब भी स्पेंसर जी के साथ वहाँ पे ट्रेनिंग की थी। और 2019 में जब इंजरी हुई, मुझे सर्जरी हुई, तो तब भी स्पेंसर जी के साथ काफ़ी मतलब रिहैब किया। और बाकी ईशान भाई थे, वो भी मतलब IAS की तरफ से हैं, JSW की तरफ से स्पेंसर जी, तो मतलब दोनों ने बहुत अच्छा काम किया इंजरी के टाइम मेरे साथ और काफ़ी अच्छे से वहाँ पे मेहनत की थी IAS में ही। तो फिटनेस काफ़ी अच्छी हुई थी। और फिर उसके बाद मैंने ऐसे पहली बार ऐसे सोचा था कि क्यों ना थोड़ा सा और स्ट्रेंथ की तरफ थोड़ा फोकस किया जाए पेरिस ओलंपिक्स के लिए। तो फिर इस बार जब साउथ अफ्रीका थे तो स्पेंसर जी साथ आए थे, तो स्ट्रेंथ का पूरा पार्ट वही देख रहे थे और अच्छा रहा, काफ़ी बढ़िया था। और होपफुली और जो चीज़ें जो थोड़ा लगता था कि ये थोड़ा और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती हैं, तो वो उनमें इम्प्रूवमेंट होगी। वही है मेन तो, जैसे थोड़ा सा जैसे वोट बाइक वगैरह करना और थोड़ा इंडोरेंस ट्रेनिंग करना, मेनली तो स्ट्रेंथ का पार्ट था, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग। ज़्यादातर तो जो जिम का काम होता है उसमें वो हेल्प करते हैं। वेट लिफ्टिंग होगी, जैसे ओलंपिक वेट लिफ्टिंग हम ज़्यादा करते हैं, स्नैच, क्लीन और स्क्वाट, बेंच प्रेस, पुल ओवर, जो इसमें सारा मतलब उसमें हेल्प करते थे। बिल्कुल ईशान भाई के साथ और कोच के साथ ही मतलब ज़्यादातर टाइम वो रहता है, तो बिल्कुल एक छोटी सी फैमिली मान लो एक तरह से। और अच्छा है, आपस में ये भी बहुत मन से जुड़े हुए हैं, साथ में काम कर रहे हैं इतने सालों से, तो मज़ा आता है। सबसे अच्छी बात है कि कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा मूड को या माहौल को थोड़ा लाइट रखें हमेशा, क्योंकि ट्रेनिंग तो काफ़ी इंटेंस होती है, लेकिन उसके बीच में थोड़ा हंसी मजाक और ये सब कुछ चलता है। कोच क्लाउज का सबको पता है, बहुत फ़नी है, हमेशा कुछ ना कुछ मजाक करते रहते हैं। और बिल्कुल ईशान भाई तो 2017 से हैं, तो वो भी साथ में काफ़ी चीज़ों में मतलब कुछ भी कहीं जाना है, ट्रैवल करना है, और कुछ भी इंजरी का कुछ प्रॉब्लम है तो वो उसमें हेल्प करते हैं। और कहीं भी compete करने जाते हैं तो उसमें भी मतलब ऐसे कभी भी वैसे भी बात करनी है कि कैसे खेलना चाहिए, क्या माइंड सेट, मतलब उसमें भी वो कोच और ईशान भाई हैं या अभी स्पेंसर जी थे, तो वो अच्छा है आपके साथ टीम का होना कि वो हमेशा आपको पॉजिटिव रखते हैं माहौल को, तो वो हमेशा अच्छा लगता है। नहीं बिल्कुल, जैसे ज़्यादातर लगता है लोगों को कि भाई कोच ही ज़रूरी है, कोच और एथलीट का माना जाता है, लेकिन मुझे लगता है जो बाकी स्पोर्टिंग स्टाफ होता है उसमें आप चाहे मैस्योर ले लो, फिजियो है, फिजियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतनी मतलब जेवलिन थोड़ा सा इंजरी का इवेंट है, तो काफ़ी उनकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, क्योंकि मेहनत करना ही नहीं होता, उसमें जो इंजरी होती है उनसे ही बचना होता है। तो बिल्कुल उनका बहुत बड़ा पार्ट होता है हमको फिट रखने में। मतलब मैंने अभी तक वो किया नहीं है, लेकिन काफ़ी एथलीट्स की लाइफ में साइकोलॉजिस्ट भी और ये सब कुछ, मतलब ऐसे तो सबका एक मतलब एक ग्रुप होता है कि जो सब ज़रूरी है हमारे लिए। डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट, जो भी मतलब हमको वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रॉपर किस तरीके से डाइट लेनी है, कैसे रिकवरी करनी है, क्या ट्रेनिंग करनी है, मतलब ये सभी का पार्ट ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ नहीं, मैं मतलब कोच क्लाउज होता है या कुछ भी, ज़्यादातर तो उन्हीं के साथ मजाक करता रहता हूँ कुछ ना कुछ, या वो कहीं बैठे हैं पीछे से जाके ऐसे पेट में ऐसे उंगली मार देना, वो एकदम कूदते हैं, उनको गुस्सा ही बढ़ाता है, आधी बार तो उनको लगता है कि इसके मार ही दूँ मुक्का, पर काफ़ी सही फनी लगते हैं। अभी मैं थोड़ा कम करता हूँ क्योंकि थोड़ी एज ज़्यादा हो गई है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ऐसे करूँ कहीं एकदम उनको ही कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मेरे सिर हो जाएगा सब कुछ कि यार
कि ये नीरज ने क्या किया। तो मैं अभी थोड़ा कोशिश करता हूँ कि बहुत ज़्यादा उनको तंग ना करूँ, पर हमेशा अच्छा लगता है, वो कुछ ना कुछ मजाक करते रहते हैं और एक्साइटेड रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैं लिफ्टिंग कर रहा हूँ या स्क्वाट लगा रहा हूँ हैवी, मुझे उतना मेरा उतना जोर नहीं लग रहा होता, क्योंकि मैं बढ़ा रहा होता हूँ धीरे धीरे। जैसे 100 kg है, 120, 140, मेरा इतना जोर नहीं लगता, लेकिन पीछे कोच वीडियो ही बनाता रहता है फ़ोन के साथ, और साथ में जब मैं नीचे जाके उठता हूँ, और जब उठता हूँ तो ऐसे करता है वो, जबकि मेरा इतना जोर नहीं लग रहा होता, लेकिन मेरे माइंड में वो मैसेज चला जाता है कि यार बहुत हैवी उठा रहा हूँ। तो मैं करता हूँ, कोच को कई बार बोल भी देता हूँ कि कोच व्हाट आर यू डूइंग, थोड़ा आराम से, मतलब क्योंकि फिर वो ऐसा लगता है कि 120 किलो ही मैंने आज बहुत ज़्यादा उठा दिया। बड़े अजीब तरीके से करता है, कुछ अगर लगा तो मैं वीडियोज कभी शेयर करूँगा सभी के साथ। और वो हमेशा, क्योंकि वो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि वो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं ट्रेनिंग में कि जो मेरा जोर लग रहा होता है वो भी फील करते हैं कि हाँ 140 किलो डला हुआ है, और वो ऐसा फील करते हैं जैसे वही उठा रहे हैं। तो वो मुझे लगता है अच्छी चीज़ भी है कोच की, कि भाई वो, क्योंकि कोच मतलब एथलीट की बॉडी को वैसे ही समझते हैं जैसे अपनी बॉडी को समझते हैं, क्योंकि उनकी पूरी प्लानिंग होती है और जो भी सब कुछ होता है वो एथलीट के माइंडसेट के हिसाब से, एथलीट की बॉडी के हिसाब से सोच के वो प्लानिंग बनानी होती है। तो वो ऐसे ही थोड़ा माहौल थोड़ा अच्छा रहता है, मजाक करते रहते हैं आपस में। जब अपने मतलब नई जगह पे मेन तो ये रहता है कि आसपास क्या है देखने का, या फिर खाने का भी ट्राई करते हैं। ज़्यादातर तो यही होता है कि ट्रेनिंग फैसिलिटी कैसी है, वही सबसे मेन होता है कहीं भी जाते हैं। अगर स्पेशल ट्रेनिंग के लिए गए हैं तो ट्रेनिंग फैसिलिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस होता है कि ट्रेनिंग फैसिलिटी अच्छी है, डाइट यहाँ पे अच्छी है, ठीक ठाक है तो चल जाएगा। मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा भी ऐसा नहीं होता कि बहुत ही ऐसे ये भी खाना होना चाहिए, ट्राई करना है। जो अच्छा खाना हो और अच्छी ट्रेनिंग फैसिलिटी हो तो उससे चल जाता है। ऐसी बात नहीं है, ट्रेनिंग में मेरा बहुत ही कम थ्रो लगता था, मतलब 82, 83 मीटर तक भी जाए तो मैं खुश हो जाता हूँ। एक बार मैंने पटियाला में भी एक बार ट्राई किया था थ्रो लगाने की, और पर उसको मैं ट्रेनिंग नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो एक तरह से मेरा माइंड ऐसे था, क्योंकि कोविड का टाइम था और उसके बाद 2021 की बात है। तो उस दिन मेरे माइंड में ये था कि मुझे जैसे कंपीट करता हूँ उस तरीके से आज ट्रेनिंग करनी है, प्रॉपर 6 थ्रो लेनी है, अच्छे से वार्म अप करना है, और पहले वार्म अप थ्रो करनी है और 6 थ्रो करनी है बिना फाउल के। तो उस दिन मैंने 87 समथिंग ऐसे कुछ थ्रो लगाई थी, और 86 और एक और 87, तो काफ़ी एवरेज थ्रो थी सभी, पर ट्रेनिंग में थी कंपटीशन की तरह। लेकिन वो दिन फर्स्ट टाइम पिछले साल ऐसे 90 मीटर क्रॉस की थी, और माइंड में बहुत ही मतलब ऐसे फील हुआ था कि इस साल तो मैं बहुत ही अच्छी थ्रो लगाऊंगा, जिस हिसाब से मैं मतलब 82, 83 मीटर लगा के खुश हो जाता हूँ ट्रेनिंग में। तो अगर 90 मीटर लगती है तो काफ़ी अच्छा फील हुआ था। पर वही था, दोहा में मैं खेला, दोहा में सामने से बहुत तेज हवा थी, वहाँ पे कसर रह गई। फिर उसके बाद जो मुझे लगता था कि बाकी आने वाले कॉम्पिटिशन्स में अच्छा करूँगा, तो वो एकदम ग्रोइन में इंजरी होगी वो, तो मुझे 2-3 कॉम्पिटिशन जो थे छोड़ने पड़े। फिर जो तैयारी थी पूरी, जो मतलब इतने महीनों से तैयारी की थी, वो भी इतना ट्रैवल हुआ, डॉक्टर के पास गए, फिर अपना रिहैब किया 1-1.5 महीना। तो जितनी फिटनेस वो पूरी बनाई थी वो धीरे धीरे वो थोड़ी नीचे आई, क्योंकि वो सेम ट्रेनिंग, वो पैटर्न जो चल रहा था वो ख़त्म हो गया, ट्रेनिंग थोड़ी कम होगी, रिहैब की तरफ ज़्यादा हो गया, क्योंकि ग्रोइन के ऊपर ही पूरा फोकस हो गया। बाकी के जो हम करते थे थ्रोइंग की, जो भी थ्रोइंग ट्रेनिंग है सब कुछ, वो बिल्कुल छूट गई थी बीच में। तो वो काफ़ी दिक्कत आई, लेकिन फिर भी मैं खुश था कि पिछले साल वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स और ये टाइटल जीतवाया। पर काफ़ी मतलब मुश्किल लग रहा था जिस तरीके से स्टार्टिंग में वो हुई गड़बड़, लेकिन वो थ्रो जब लगी थी 90 मीटर ग्राउंड पे तो बहुत ही अच्छा लगा था कि यार इस बार तो बहुत ही बढ़िया करूँगा। पर वही था कि सिचुएशंस या सब कुछ आपके साथ हो तभी वो हो पाता है, पर जितना हो पाया उससे मैं बहुत खुश हूँ। टेक्निकली तो फर्स्ट थ्रो में ही हो जाता गोल्ड जिस तरीके से, पर वो पहली बार ऐसा हुआ कि यार एक थ्रो ऐसे पहली थ्रो हुई और वो ख़राब भी होगी, क्योंकि इतने बड़े कंपटीशन में ऐसे होना तो नहीं चाहिए। खैर जो भी था वो, लेकिन मेंटली भी थोड़ा सा मैं और फिजिकली भी थोड़ा वो था, इतना मतलब बहुत ज़्यादा
रेडी नहीं था या बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं था एशियन गेम्स के लिए, क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियनशिप के बाद मैंने ज्यूरिक में कम्पीट किया, फिर फाइनल डायमंड लीग खेलने गया, फिर चाइना गया एशियन गेम्स के लिए, तो ट्रैवल भी काफ़ी था और उन कंपटीशन में इतना अच्छा रिजल्ट भी नहीं था। जैसे ज्यूरिक में 85 मीटर लगी और वहाँ पे 83.80 लगी थी यूजीन में। उसका भी एक कारण था क्योंकि मैं अपनी जेवलिन नहीं लेके गया था, मैंने सोचा कि वहाँ पे जेवलिन मिलेगी उन्हीं के साथ करूँगा, पर वो सभी नए टाइप की जेवलिन थी। पर एक होता है ना मेंटली कि यार शायद से अब इतनी अच्छी तैयारी रही नहीं है और इतना टाइम भी नहीं है कि तैयारी कर लें, तो वही कुछ टाइम था और वो फर्स्ट थ्रो इतनी अच्छी निकली, फाइनली जाके वो ख़राब कर दी, मतलब पूरी वो जीरो होगी, जीरो ही बोलेंगे उसको क्योंकि सब कुछ राइट था, फाउल भी नहीं हुई, टाइम से पहले फेंक दी, सब कुछ सही था। लेकिन फिर उसके बाद जब किशोर ने किया तो मतलब अंदर बिल्कुल मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी किशोर के लिए कि यार इतनी अच्छी थ्रो की, पेरिस के लिए क्वालिफाई हो गया। लेकिन वो होता है ना कि कॉम्पिटिटर वाली फीलिंग तो आ ही जाती है कि यार अब कंपटीशन बढ़ गया, फिर लगानी है, तो उससे नेक्स्ट थ्रो ही सीजन के मैंने नहीं सोचा था कि सीजन के एंड में सीजन बेस्ट थ्रो लगेगी, और वो भी ऐसी फिटनेस के साथ और ऐसे माइंड सेट के साथ, जबकि मेंटली भी मैं वैसा उनके साथ 15-20 मिनट बहस की कि ये क्या किया, थ्रो खराब कर दी। तो अगर आप कंपटीशन में और आप बहस कर रहे हो ऐसे, तो वो भी अच्छा नहीं है मतलब माइंड के लिए कि यार ये थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो था ही कि यार डिसअपॉइंटेड था कि यार ये क्या होगा। पर वही था, फिर से वो कॉम्पिटिटर वाली फीलिंग आई और जो वो थ्रो थी 88.88 मीटर सीजन बेस्ट सीजन के एंड में, तो एशियन गेम्स की उस थ्रो से मुझे तो काफ़ी वो मिला कि यार ऐसी सिचुएशन में ऐसी मेंटली मैं कैसा फील कर रहा था, फिजिकली मैं उस तैयारी में नहीं था, लेकिन फिर भी इतनी थ्रो लगी है, तो इसका मतलब है कि कैपेसिटी तो बहुत है अंदर, बस वो रास्ता और वो सही टाइम ढूंढना है। मतलब हाँ थोड़ा रहता है फिजिकल स्पोर्ट में ज़्यादा कि मैं कोशिश करता हूँ अपना बेस्ट दूँ, लेकिन जेवलिन में सबसे ज़्यादा है क्योंकि वो मेन चीज़ मेरी पहचान ही वही है, तो वो तो मुझे करना ही पड़ेगा उसमें, तो वो सबसे बेस्ट करके दिखाना वही काम है। दूसरी चीज़ों में मेरा थोड़ा सा अभी सुधर गया हूँ, वॉलीबॉल वगैरह में उसमें मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाता नहीं हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मेरा एक बार एंकल ट्विस्ट हो गया था 2020 में, तो मैं उसके बाद ज़्यादा पंगे लेता नहीं हूँ क्योंकि जब जो एथलीट्स को ज़्यादातर इंजरी होती है वो यही ऐसे पंगों में होती है कि दूसरा स्पोर्ट आप खेल रहे हो क्योंकि आपके पास बेस्ट टेक्निक नहीं है और आप एफर्ट लगाते हो इस तरीके से कि आप वॉलीबॉल प्लेयर ही हो, तो वो थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ कि यार इतना एफर्ट ना लगाऊं और इन्जॉय करें उसको, मतलब बिल्कुल अच्छे से खेलने भी, लेकिन इन्जॉय करें। बहुत ज़्यादा ऐसे पहले मैं इधर से उधर भाग के मैं मूवमेंट ज़्यादा करता था पर उसमें इंजरी का ज़्यादा डर था, तो कॉम्पिटिटिव वो तो है, लेकिन जेवलिन में ही मैं सबसे ज़्यादा फॉलो करता हूँ अभी। बिल्कुल चॉइस मेरी, वैसे तो उस टाइम पे मैंने और भी गाड़ी देखी, थोड़ी ऐसी मतलब बड़ी गाड़ियाँ देखी थी, जैसे लैम्बोर्गिनी उरुस देखी थी और Audi RS Q8, मैं चाहता था थोड़ा बड़ा इंजन हो और थोड़ी अच्छी हो, या मर्सिडीज़ भी देखी थी, GLE 63 AMG कूपे, और भी थी BMW X6 M कॉम्पिटिशन। ये गाड़ियाँ मुझे मेरा था मतलब मुझे थोड़ी भारी गाड़ी लेनी है, इंजन भारी हो, अच्छा मतलब पिकअप हो, जेवलिन भी आ सके। मैंने उरुस देखने गया और मैं उसकी लंबाई नाप रहा हूँ कि इसके अंदर जेवलिन आ सकती है कि नहीं, वो माइंड में वही चीज़ रहती है ना। तो फिर दिमाग में आया कि यार ले तो लूँगा लेकिन मैं इंडिया में रहूँगा कम, मुझे ट्रेनिंग बार करनी है, उसके बाद खेलना बार है, तो माइंड में वही आया कि यार कोई ऐसी गाड़ी ढूंढनी है कि, फिर मेरे माइंड में थोड़ा सा था मस्टैंग का, थोड़ा मसल कार का कि यार इस तरीके की भी लेनी है, तो फिर वो डिसीजन मस्टैंग पे होगा कि यार नहीं फिर ये ले लेते हैं, उनको बाद में देखेंगे, तो मस्टैंग इसलिए ले ली थी, अच्छी कार है। जब आप वापस जाते हो हाँ बिल्कुल, चाहे मुझे वैसे जाके एक बार स्टार्ट करना पड़े, उसकी आवाज़ से ही मन खुश हो जाता है, अच्छा लगता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि चलाऊँ ज़रूर, कहीं ना कहीं जाना हो तो एक बार जाता हूँ। देहरादून लेके पहुँच गए थे एक बार क्योंकि भाई उधर पढ़ता है एक कज़न, तो ले गए, पर वो अच्छा डिसीजन नहीं था पहाड़ों में ऐसे रास्तों में ऐसी गाड़ी ले जाना, क्योंकि कई बार सड़क से नीचे भी उतारनी पड़ती है ट्रैफिक हो, तो थोड़ा सा ऐसे पता होना चाहिए उसके लिए, जहाँ पे भी आप जा रहे हो इंडिया में, अगर पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये रास्ता देखा हुआ है और यहाँ से अच्छे से जा सकती है, क्योंकि अगर बाय चांस अच्छा रास्ता नहीं है, ज़्यादा खड्डे हैं, तो गड़बड़ हो सकती है, काफ़ी टच होती है ना, तो ऐसा वो
जो खरोंच लगती है ना गाड़ी के नीचे, वैसा लगता है जैसे अब हमारे ही छाती पे लग रही है वो। बिल्कुल खेलता हूँ, पर अभी वो अनफिट हो गया है। पहले वो एथलीट था क्योंकि पटियाला में था और उसको छोड़ देते थे ऐसे फ्री, वो खेलता रहता था, पूरा भागता था इधर से उधर। अभी थोड़ा घर पे मतलब छोड़ते तो हैं लेकिन वो इतना भाग नहीं पाता, इतना ज़्यादा शायद एक्टिव नहीं है घर पे। तो अभी थोड़ी देर भी खेलता हूँ तो गिर जाता है, सांस चढ़ जाते हैं जल्दी। हाँ बिल्कुल, गोल्डन रिट्रीवर है। मतलब वो कहावत है ना कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो गोल्डन रिट्रीवर का उल्टा है कि बड़ा पैकेट छोटा धमाका, मतलब छोटा दिमाग होता है बच्चों के जैसा, शरीर में बड़ा होता है, काम बच्चों जैसे होते हैं। वो एक मीम देखा था मैंने, वो ऐसे जब लकड़ी फेंकते, ओलंपिक के बाद बनाया था कि जब नीरज जैसे स्टिक फेंकता है तो उसका डॉग उसकी तरफ ऐसे वो अजीब सा फेस लगा रखा था कुत्ते है कि ऐसे हंस रहा होता है कि यार ये क्या किया, इतनी दूर फेंक दिया। तो कम ही फेंकता हूँ, मतलब सबसे अच्छा लगता है कि उसको मैं कोई भी चीज़ फेंक के छिप जाता हूँ, मतलब मज़े लेता हूँ उसके, छिप जाता हूँ तो वो उसके माइंड में वही चीज़ रहती है, अटकी रहती है उसके माइंड में, वो ढूंढता ही रहता है और मैं उसको आवाज़ देता रहता हूँ, भागता रहता है इधर से उधर। तो वो करने में बड़ा मज़ा आता है उसके साथ, जब वो ढूंढता है ना इधर से उधर, तो वो उसके साथ वो करता हूँ काफ़ी। साइन तो ये होता है कि एन हो जाता है, NCHOPRA, ये हो गया, ये जेवलिन फेंक दिया ऐसे ऊपर की तरफ। फिर ये ऐसे, ये पीछे वाला हाथ है, ये राइट लेग है जो हम ड्रैग करते हैं और ये हाथ में जेवलिन होती है। ये फ्रंट लेग है, ब्लॉकिंग लेग, ये आगे वाला हाथ है, ये जेवलिन है, ये मेरा मुंह है। तो ये मतलब पूरी टेक्निक है। ये शोल्डर है जिसमें जेवलिन है और ये पीछे ड्रैग हो रहा है पैर, क्योंकि वो सी पोजीशन बन जाती है पूरी। ये ब्लॉकिंग लेग होता है यहाँ पे, और ये अगले वाला हाथ, ये पूरी अटैक पोजीशन है जेवलिन की। तो ये है, पता नहीं, मतलब ऐसे ही मन में आया तो मैंने एक ऐसे बनाया। कई लोगों की तो समझ में नहीं आता कि ये जेवलिन थ्रोअर बनाया है, पर ठीक है, मुझे तसल्ली हो जाती है कि कुछ तो कलाकारी की। वैसे तो मैं बड़ा ख़राब पेंटर हूँ, मतलब ऐसे आर्ट वगैरह बनानी नहीं आती, पर इसमें खुश हो जाता हूँ। लोगों को लगता है कि नीरज को तो बड़ा शौक है ऐसे स्केच वगैरह करने का, पर यही बनाना आता है मुझे। जेवलिन को छोड़ के टैलेंट्स तो पता नहीं। अब मुझे फ़ोटोज़ लेना बहुत ज़्यादा पसंद है, कहीं पे भी जाता हूँ, कैमरा भी ले रखा है, मतलब अच्छा लगता है मन से। और फोटोज़ मुझे लगता है कि इंसान को बहुत ही, एक कैमरा जो मिला है बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ मिली है, क्योंकि पुराने टाइम की अगर हम बात करें तो ये मोमेंट कैप्चर कर पाना बहुत ही मुश्किल होता था। और एक तरह की ब्लेस है कि आप एकदम से वो फ़ोटो देख के आप पिछले टाइम में जा पाते हो, उस मोमेंट को याद कर पाते हो। कई बार ऐसे होता है ना कि पुराने फ़ोटोज़ देखते हैं या कोई वीडियोज़ देखते हैं तो मन, जो दिमाग है वो उतने साल पहले ही चला जाता है, उस दिन की पूरी बातें याद आ जाती हैं। तो जो आज का टाइम, जो लोगों को फ़ोन मिला हुआ है मुझे तो लग रहा है, या कैमरा है, तो वो सबसे बड़ी उसकी बात यही है कि हम फ़ोटो क्लिक कर पाते हैं। वही मतलब पहले जो सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती थी, और मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। लंबे तो कर रहा हूँ, पर क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मैं ज़्यादा केयर नहीं करता। शायद लोगों को लगता है, कईयों ने पूछ भी लिया कौन सा शैम्पू यूज़ करता है, पर ऐसा कोई स्पेशल वो है नहीं कि मैं ये शैम्पू यूज़ करता हूँ, ये ऑयल यूज़ करता हूँ। तो थोड़ा केयर कम कर पाता हूँ, क्योंकि 2 टाइम ट्रेनिंग होती है, फिर लंबे बालों को डेली धोया भी नहीं जाता, तो ऐसे ही सूख जाते हैं पसीने में, तो वो थोड़ा केयर इतनी अच्छी नहीं होती, तो वो झड़ते हैं। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है जो लंबे बालों में झेलनी पड़ती है। बातचीत तो वैसे कंट्रीज़ के बारे में हुई थी, वो ऐसे स्विट्ज़रलैंड के बारे में बातें कर रहे थे कि क्या, और बाकी स्पोर्ट्स का तो पूछा ही था मैंने, क्योंकि सबसे पहले मेरे माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है ऐसे एथलीट्स को देख के जिन्होंने इतने लंबे टाइम तक अपने स्पोर्ट में मतलब वर्ल्ड टॉप रहे और इतने साल तक अपने आप को फिट रखा। तो एक ही क्वेश्चन आता है कि इतना लंबा कैरियर चलाने के लिए क्या माइंड सेट होता है, या कैसे हो पाता है ऐसा, क्योंकि आसान नहीं है। बहुत ही कम ऐसे एग्जाम्पल है जिन्होंने इतने लंबे टाइम तक चलाया और मतलब टॉप पे रहे हैं। तो वही था, एक तो माइंड सेट ही होता है कि माइंड सेट ऐसा रखना और हर चीज़ों का ध्यान रखना, खाने पीने का, ट्रेनिंग का, ये सारी चीज़ें। दूसरी बात अपना कंट्री के बारे में, क्या स्विट्ज़रलैंड में उन्हें क्या पसंद है। मैंने पूछा कि इंडिया का क्या प्लान है, आप आए हो इंडिया, तो वो 2-3 बार आए हैं पहले,
तो वो सोच रहे थे कि शायद 1-2 साल में मैं फिर से आऊँगा फैमिली के साथ। मुझे लगता है कि नहीं, वो ऐसा जो उन्होंने बताया ऑलरेडी मैं उस चीज़ को तो फॉलो करता ही हूँ। जैसे उन्होंने बताया कि एक माइंड सेट होना चाहिए और पता होना चाहिए सही टाइम पे कि हमको जब ट्रेनिंग भी कर रहे हैं या फिर कोई भी काम कर रहे हैं हमको कितना करना है, कितनी ट्रेनिंग होनी चाहिए, या रिकवरी का, डाइट का कैसे ध्यान रखना है, वो थोड़ा कंट्रोल भी होना चाहिए उन चीज़ों पे। तो वो चीज़ तो ऑलरेडी मैं फॉलो करता था। और बाकी जो सबसे मेन बात बताई कि सिलेक्ट करना कॉम्पिटिशन्स की, कौन सा खेलना है, कितना गैप रखना है, उसमें रिकवरी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हम कंटिन्यू खेलते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं, उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो वो चीज़ मेरी भी सेम है। मैं बहुत ज़्यादा ऐसे सोचता नहीं हूँ कि मुझे सब जगह खेलना है। मैं सिलेक्टिव ही खेलता हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये खेलने का फ़ायदा है और ये अच्छे हैं। और जो मेजर कंपटीशन होता है जिस साल, उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखता हूँ। हाँ, जेवलिन वो उन्होंने डायमंड लीग में देखी थी और पूछे थे कि भाई कैसा, उनके लिए थोड़ा एथलेटिक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि वो उस टाइम तो खेलते रहते थे और अभी टेनिस तो एक ही है, एथलेटिक्स में तो काफ़ी सारे इवेंट्स हैं। तो डायमंड लीग में आए थे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था उनके लिए, तो उसी के लिए पूछ रहे थे वो। और फिर मैंने थोड़ा बहुत बताया कि हाँ इसमें एथलेटिक्स में पर एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आप एक ही टाइम पे अलग अलग इवेंट्स का, स्पोर्ट का मज़ा ले सकते हैं, तो वो थोड़ा सा पता हो तो अच्छा रहता है। पर काफ़ी अच्छा था उनके साथ। पर डिफरेंट स्पोर्ट है, जैसा कि वो बात हुई लंबा चलने वाली भी, तो टेनिस में हमारे पास काफ़ी एग्जांपल है, नडाल, नोवेक और फेडरर, और भी काफ़ी जिन्होंने काफ़ी लंबा अपना कैरियर में खींचा है स्पोर्ट को। लेकिन जेवलिन में थोड़ा सा स्पोर्ट ऐसा है, इंजरी और ज़्यादा थोड़ी बढ़ जाती हैं, जो एफर्ट लगाना पड़ता है हमको, वो थोड़ा जो बॉडी की मूवमेंट्स है वो अननेचुरल है, तो उसमें थोड़ा सा वो इंजरीज़ के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। काफ़ी कम एग्जांपल हैं जेवलिन में जो 35 के ऊपर चल पाए हैं। इसलिए मैं जब भी मुझे कोई ऐसा एथलीट मिलता है, चाहे जेवलिन के हूँ या फिर कोई भी स्पोर्ट के, मैं कोशिश करता हूँ कि ये सवाल जरूर पूछूं, क्योंकि मेरा ही मन है कि थोड़ा लंबा खेल सके, जब तक उतना कोशिश करेंगे। पता नहीं उनसे मतलब सवाल जवाब भी कुछ होने थे, बस उनके साथ बैठ के बातें शेयर करनी थी और वो वाइब लेनी थी, मतलब जो कि सभी को पता है उनके बारे में कि उनके अंदर कितना देश प्रेम है, हमेशा वो कंट्री के लिए हमेशा आगे रहे हैं। तो वो एक बार मिलना चाहता था, बीच में भी कोशिश की थी मैंने। बहुत ही कम लोग हैं जिनसे मेरा खुद मन होता है कि मैं उनसे मिलूं, तो बिल्कुल रतन टाटा जी उनमें से एक थे। और जितना भी टाइम मिल पाए थोड़ी देर बैठ पाए, क्योंकि अभी थोड़ी तबीयत उनकी ठीक नहीं रहती, और ये काफ़ी, वो बोलते हैं ना, काफ़ी सैड होता है ऐसे इंसान को बूढ़े होते देखना जो इतने लोगों के मतलब इंस्पिरेशन या मोटिवेशन रहे हों। पर थोड़ा टाइम बैठे थे पर बहुत ही मज़ा आया और बहुत ही उन्होंने अच्छी बात की। जो सबसे मेन बात थी जो कि मुझे पूछना था कि ऐसा कुछ एडवाइस उनकी लाइफ से, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस और इतने उन्होंने इतने दुनिया देखी है, हर तरह का मतलब उनका एक्सपीरियंस है। तो मैंने वही पूछा कि सर आप अपनी लाइफ से कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस देना चाहिए जो मैं अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं फॉलो कर सकूं, या कोई सोच ऐसी हो कि क्या सोचना चाहिए, जो कि वो भी मुझे लगता है कि ऑलरेडी मैं कोशिश करता हूँ, ऐसा सोचता हूँ। उन्होंने बताया था कि अपना तो हम करते हैं, लेकिन साथ में जो कंट्री का यूथ है या जो बच्चे हैं उनको भी कैसे हम ऊपर लेके जा सके, ताकि ऑल ओवर हमारा नेशन ऊपर उठे। तो वो उनकी बात काफ़ी अच्छी लगी और मैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरे माइंड में वो है कि मैं भी फॉलो करता हूँ जितना भी मैं कर पाता हूँ। ये मैं उनकी तरह तो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस है करने के, या वो ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो ऑल ओवर काम है या लोग हैं उनके साथ जुड़े हुए, बहुत बड़ी टीम है। मेरे साथ जितने भी है मैं कोशिश करता हूँ कि अपने लेवल पे जितना कर पाऊँ, मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि बच्चों को, यूथ को अपने साथ में और आदमियों को भी लेके चल सकें साथ में ऊपर। एक तो यही थी कि कभी भी कुछ भी देश में, अपनी कंट्री में कुछ भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, वो हमेशा रेडी रहते हैं। और सबसे अच्छी बात जो उनकी लगती है मुझे वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा उसके लिए नहीं करते कि मुझे न्यूज़ में आना है, दिखाने के लिए। वो सिर्फ करते हैं, उनका मन करता है, दिल से करते हैं। तो उनकी काफ़ी अच्छी बात है कि वो करने के लिए करते हैं, दिखाने के लिए नहीं करते। वही चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी। और
बाकी तो बस एक वो इंसान की एक वाइब होती है, एक ऑरा होता है, वो काफ़ी उनके बारे में उनका देख के फ़ोटो या कोई वीडियोज़ आती थी, कुछ भी ऐसा देख के उनके बारे में सुन के वो चीज़ वो फील होती थी, और उस दिन भी फील की। और सबसे अच्छी बात जो उनकी लगी कि वो जब मैं वहाँ पे गया तो वो पता नहीं मीटिंग में थे या जो भी, वो अपने ऑफिस में थे, और जैसे ही तुरंत, एक तो आदमी इतना बड़ा आदमी है, थोड़ा बोलते हैं कि आए हैं मिलने, क्योंकि टाइम तो दिया हुआ था, लेकिन ऐसे बोल देते हैं कि थोड़ा सा वेट कर लो, 5 मिनट लगेंगे। तो जैसे ही पता लगा वो तुरंत आए वो चल के। वो भी काफ़ी एक बड़ा मेरे लिए, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि उन्होंने ऐसा किया। और उसके बाद जब हम जाने लगे, जबकि वो थोड़े अनहेल्दी रहते हैं, टांगों में उनके प्रॉब्लम है, चलने में दिक्कत होती है, खड़ा होने में दिक्कत होती है, लेकिन वो अपने घर के बाहर तक छोड़ने आए, और जब तक हम गाड़ी में बैठ के चल नहीं पड़े वो वहीं पे खड़े रहे। तो वो उनकी बात देख के मतलब वो काफ़ी देर तक मेरे माइंड में रही ये चीज़ कि यार वो आराम से रेस्ट भी कर सकते थे, या ऐसी सिचुएशन में वो थोड़ा ये भी सोच सकते थे कि यार मुझसे चलने में दिक्कत हो रही है तो मैं शायद बैठा रहूं, लेकिन वो बाहर तक छोड़ने आए। वो बहुत ही अच्छा लगा, और जब तक गाड़ी चल नहीं पड़ी तब तक वो वहीं पे खड़े रहे। उन्होंने ज़्यादा इतना कुछ नहीं पूछा, और बस वही स्पोर्ट्स के बारे में, जेवलिन के बारे में कि कैसे स्टार्ट हुआ, क्या था ऐसे। तो मैंने भी उनको ये बताया कि सर मतलब अपनी जर्नी से मुझे भी ये लगता है कि इंसान किसी भी बैकग्राउंड से कुछ भी कर सकता है, क्योंकि सब ये सोचते हैं कि कैसे जेवलिन कैसे, क्योंकि अपने यहाँ पे कुछ इतना था नहीं। तो रतन सर का भी यही वो था कि कैसे स्टार्ट हुआ, क्या था मतलब पीछे का क्या बैकग्राउंड था। तो मेरा कोई फैमिली से या गांव से या आसपास से कोई था ही नहीं बैकग्राउंड जेवलिन में। तो मैं जैसा कि बताता हूँ कि डिपेंड करता है कि आप कितना पैशन से वो काम कर रहे हैं। तो मैंने सर को वही बताया कि बस पूरे सच्चे मन से मैंने स्टार्ट की थी, और धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुँच गए। बाकी कुछ ऐसा था नहीं मोटिवेशन या कुछ अंदर की यार किसको देख के कर रहे हैं, वो कुछ माइंड में था नहीं। पर वो काफ़ी अच्छा लगा उनको भी ये सुन के कि यार ऐसा एक रास्ता चुना था जहाँ शायद से कई बार ऐसा फील होता है कि अकेले तो नहीं चल रहे हैं, क्योंकि इतना न्यूज़ वगैरह भी नहीं आती थी उस टाइम पे, कोई इतना जानता नहीं था जेवलिन थ्रो के बारे में, मेडल्स नहीं थे इतने मतलब बड़े लेवल पे आते थे उस टाइम पे। तो मेरे लिए भी थोड़ा सा नया था, लेकिन वही है ना कि जिस काम को आप पसंद करते हो उसको पूरे पैशन के साथ करो। मायने नहीं रखता कि वो उसको कितना लोग फॉलो करते हैं, कितना लोग, मतलब वो आपको खुशी मिलनी चाहिए उसमें। तो मुझे जेवलिन थ्रो की ट्रेनिंग करके उसमें खुशी मिलती थी, और अभी तक भी वो सेम माइंड सेट है, तो मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन जो जर्नी रही है वो उसने काफ़ी कुछ सिखाया भी और दिखाया भी है, तो वो बहुत अच्छी रही।